तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हु सजेस्टेड प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्लेस प्रमोशन, ऑल दीज इन अ कंपनी रिप्रेजेंट्स मार्केट मिक्स। ये कॉन्सेप्ट है नील बॉर्डन का। द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, बेसिकली जो प्योर मार्केट इकोनॉमी है उनका फोकस किस पे होता है? अपने कंज्यूमर्स पे। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? The total value of goods and services manufactured in the country, the total value of all the transactions in the country, reduction in the total value of goods and services produced in the country, the total worth of goods and services generated in the country and net factor income from abroad। क्योंकि यहाँ देखो GDP नहीं पूछा था, GNP पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, एंटर्ड इन द परचेज जर्नल। अब इनमें से कौन सी चीज़ परचेज जर्नल में इंक्लूड होती है? डिस्काउंट रिसीव्ड, नो। परचेजेज इनवॉइस, पेमेंट्स टू सप्लायर्स, ट्रेड डिस्काउंट। नो डाउट अगर हम जर्नल की बात कर रहे हैं तो जर्नल में बेसिकली हम लोग वो एंट्री पास करते हैं जो कि कैश से रिलेटेड नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा बी, परचेजेज इनवॉइस। नेक्स्ट, X Limited has current ratio of 2:1 and quick ratio है 1.5:1। If its current liabilities, यहाँ current liabilities given 80,000, तो स्टॉक कितना होगा? सिंपल है। आप करंट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जो कि दिया है 2/1। तो नो डाउट करंट एसेट क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास करंट लायबिलिटी दिया 80,000, तो डायरेक्टली मैं यहाँ 80,000 रख दें तो मेरे पास करंट एसेट कितना आ जाएगा? 1,60,000। सेम यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग का होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1। तो क्विक असेट कितना हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 80,000, दैट इज 1,20,000। और हम लोगों को ये बात पता है एंड हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि करंट असेट एंड क्विक असेट में डिफरेंस किसका होता है? स्टॉक का, इन्वेंट्रीज का। स्टॉक का, प्रीपेड एडजस्टमेंट्स का। क्लियर? तो जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है? स्टॉक। अब इसकी वैल्यू आई 1,60,000 जो भी हमने कैलकुलेट करके दिखाया, और इसकी वैल्यू आई 1,20,000। तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो क्या आएगा? स्टॉक। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, ये किस ईयर सेटअप हुआ था? 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स डील्स विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इसका करेक्ट आंसर है बी, कुमारमंगलम बिरला रिपोर्ट। नेक्स्ट, ऑक्शन रेटेड डिबेंचर्स दैट इज ARDs, ये मिक्सचर होता है किस किस का? कमर्शियल पेपर का एंड डिबेंचर्स का। नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्मेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। विच इज नॉट अ इंश्योरेबल रिस्क? एक्सीडेंट रिस्क है, लॉस ऑफ क्रॉप रिस्क है, द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग इन अ न्यू मार्केट, द रिस्क ऑफ सिंकिंग ऑफ अ शिप। अब नो डाउट इंश्योरेबल रिस्क की बात करें तो द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग इन न्यू मार्केट। अगर आप न्यू मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो इस रिस्क से बचने का कोई भी इंश्योरेंस नहीं अवेलेबल है। द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड, किस ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ? 1956। नेक्स्ट, व्हेन सेल इज रुपीज 4,80,000, ग्रॉस लॉस इज 25% ऑन कॉस्ट, परचेज दिया है 3,50,000 का एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000 का। द स्टॉक इन द बिगिनिंग वुड बी, सिंपल क्वेश्चन है, मैं पता है कि अगर हम COGS की बात करें तो ये किसके बराबर होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें। अब क्वेश्चन में देखो, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट ने ग्रॉस लॉस दिया है और सेल्स कितना दिया है? 4,80,000। तो ये सिंपल तरीका है कि अगर कॉस्ट मेरा 100 है तो लॉस कितना हो गया? तो लॉस कितना है? 25%। तो माइनस करेंगे, वैसे प्रॉफिट होता तो ऐड करते हैं ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस निकालते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? माइनस, तो ये हो जाएगा 75। अब अगर लॉस का रेशियो कॉस्ट पे आ रहा है 25%, तो सेल्स पे कितना आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 33.33%। अब सिंपली मेरे पास सेल्स कितना दिया हुआ है? 4,80,000, और इसमें से अगर हम लॉस निकाल दें जो कि आएगा 1,60,000, क्योंकि आप 4,80,000 का सिंपली 33.33% कैलकुलेट करोगे। तो अब यहाँ पे लेस नहीं होगा, ऐड होगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तब हम लेस करते COGS के लिए ना, और क्योंकि लॉस है तो ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? 6,40,000। क्लियर? अब 6,40,000 दैट इज COGS किसके बराबर है? ओपनिंग स्टॉक जो कि नहीं दिया है, प्लस परचेजेस जो कि है 3,50,000, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
अब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो ओपनिंग स्टॉक आएगा 3,50,000, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 3,50,000। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी whose capital is divided into 25,000 shares of 10 each for the last 3 years are rupees 50,000, 60,000 and 40,000. The fair return on investment is taken at 10% per annum. तो कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी होगी? अब देखो, सबसे पहले तो प्रॉफिट का आप लोग एवरेज निकाल लोगे 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 50,000। एंड इसको कैपिटलाइज कर लो, तो कैपिटलाइज करने पे मेरे पास आएगी वैल्यू 5 लाख। अब अगर हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है तो सिंपली 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हम कर देंगे जो कि है 25,000, तो ये आ जाएगा 20 रुपीज़ पर शेयर। करेक्ट आंसर होगा बी ₹20। नेक्स्ट, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म डोमिनेंट अंडरटेकिंग डिफाइंड? MRTP एक्ट, फेमा, कंपनीज एक्ट, सेबी। कंपनीज एक्ट नहीं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट होना था और करेक्ट आंसर भी है कॉम्पिटिशन एक्ट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। इन डायरेक्शन हु इज गिवन इंपॉर्टेंस? डायरेक्शन में हम हमेशा किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? लोगों को, ह्यूमन बीइंग को, दैट इज करेक्ट आंसर होगा टू मैन। फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट एक्सीड, जनरली अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 12 मंथ्स का होता है, 15 मंथ्स का भी हो सकता है, बट 18 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर होगा सी 18 मंथ्स विद स्पेशल परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट, an auditor is required to determine dash of his audit procedures according to the requirements of the standards of auditing, conduct, nature, timing and extent. Correct answer होगा B. In a contract costing most of the items of cost are direct, क्योंकि contract costing में क्या होता है कि सारे cost जनरली उसी particular cost से related होते हैं, तो correct answer होगा B direct. Next, dash is an important point to be determined in industries where batch costing is employed. जब भी बात आएगी batch costing की तो हम लोग किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की। When the competition stage, ये competition stage नहीं है, ये completion stage है। When the completion stage of a contract is less than 1/4, the total expenditure on the contract, ये कहाँ ट्रांसफर्ड होता है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। नेक्स्ट, लास्प्रेज इंडेक्स दिया है, पैशेज इंडेक्स दिया है, तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स क्या होगा? फिशर्स इंडेक्स सिंपली क्या होता है? अंडर रूट ऑफ लास्प्रेज इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय पैशेज इंडेक्स, और जब हम इसको अंडर रूट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 108.99, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। इन द रिग्रेशन इक्वेशन, ये रिग्रेशन इक्वेशन है, इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट ये है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है ना, तो a जो है वो इंटरसेप्ट को डिनोट करता है, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? r होता है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r स्क्वायर होता है। तो कह रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? बिटवीन -1 to +1। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर किसको समझती है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को। अ ट्रेडर हैज मेड अ सेल ऑफ 75,500 आउट ऑफ विच कैश सेल्स कितनी है? 25,500, तो क्रेडिट सेल्स कितनी बची? 50,000 की। ही शो ट्रेड रिसीवेबल एट 50,000, तो यहाँ बेसिकली हम लोग कौन से फॉलो कर रहे हैं? अक्रूवल। अक्रूवल मतलब जो जब भी मिला हो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। बेसिकली यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है कि जो सेल्स है उसने बुक्स में सेल्स दिखाई 75,500 की, तो नो डाउट 75,500 की ही दिखाएगा, भले वो कैश में रिसीव हुई हो या ना हुई हो, बट हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये लाइन भी इसमें एडेड होगी कि सेल्स को भी हमने रिकॉर्ड किया 75,500 में। करेक्ट आंसर होगा सी अक्रूवल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, इसका करेक्ट आंसर है बी 1,51,000, और इसका डिटेल आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एज वेल एज जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको हमने ग्रुप पे भी भेजा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? रॉन्ग देख लेते कौन सा है? ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये तो करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ये भी करेक्ट है। ईच अकाउंट इज ओपन सेपरेटली इन लेजर, ये भी सही है। रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, नो, रेंट कभी भी पर्सनल अकाउंट नहीं होता बल्कि नॉमिनल अकाउंट होता है, और आउटस्टैंडिंग रेंट नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी की ये स्टेटमेंट गलत है। Which accounting concept specifies the practice of crediting closing stock to the trading account? ट्रेडिंग अकाउंट में किसकी वजह से दिखाता है? ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। ए वन ऑफ द कार्स परचेज बाय कार डीलर, आप कौन हो? कार डीलर हो, मतलब आप खरीद बेच क्या रहे हो? कार, मतलब आपके लिए कार क्या हो गई? स्टॉक हो गई। पर अगर आप एक कार खरीद रहे हो अपने बिजनेस पर्पज के लिए तो सिंपली एंट्री क्या करोगे? कार टू परचेजेस, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। ये सब क्वेश्चन ईजी हैं अकाउंट से रिलेटेड।
वो रॉ मटेरियल इज टू पास सर्टेन स्टेजेस बिफोर इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। तो ऐसी कॉस्टिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि प्रोसेस ए बी सी इस तरीके से वो पास होती है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जब भी एडिशनल यूनिट की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट की। डैश हैज़ बीन कंपेयर टू अ स्टेट विद इन अ स्टेट कोऑपरेशन। इन डैश द स्टेट इज सुप्रीम वाइल इन डैश द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑक्यूपाइज अ फ्रंट पोजीशन। स्टेट को हम सुप्रीम मानते हैं सोशलिज्म में और इंडिविजुअल को मानते हैं कैपिटलिज्म में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ बिल्डिंग बजट्स। बजट्स बनाने का काम किसका है? बजटिंग का। नेक्स्ट, इन जॉब कॉस्टिंग ईच जॉब इज अ डैश टू विच ऑल कॉस्ट आर असाइन। कॉस्ट यूनिट एक ही, मतलब जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक जॉब ही कॉस्ट यूनिट होती है और उसी पे हम लोग सारे कॉस्ट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। अब देखो ये जो स्क्रूटनी असेसमेंट की टाइम लिमिट है 2017-18 असेसमेंट ईयर तक या उसके पहले, ये जो टाइम लिमिट था ये था 21 मंथ्स का। फिर असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ये टाइम लिमिट हुई 18 मंथ्स की। एंड अब 19-20 असेसमेंट ईयर एंड ऑनवर्ड्स के लिए ये टाइम लिमिट है ओनली 12 मंथ्स। क्लियर? तो ऑप्शन आप सी कर लेना, विद इन 12 मंथ्स की 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये स्क्रूटनी करानी होती है। नेक्स्ट, एज पर IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश नंबर ऑफ आइटम्स वुड कंस्टिट्यूट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6। अब इसमें ये जो 6 पार्ट है, पहला तो बैलेंस शीट है, उसके बाद फिर PL अकाउंट है, देन एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं जहाँ पे इक्विटी में क्या चेंज हुआ उसके बारे में मेंशन करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मेंशन करते हैं, नोट्स हो गया, बाकी जो समरी है वो मेंशन करते हैं, एंड लास्ट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो कि स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब की गई, मतलब एक कंपैरेटिव पिछले साल के कंपैरिजन में क्या हमारा डेटा है वो भी मेंशन करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा D 6। नेक्स्ट, whether financial reviews by management, environment reports and value-added financial statements are outside the scope of the international financial reporting standards? Yes. Next, which of the following is not a component of a statement of financial position? Non-current asset है, retained earning है, deferred tax है, but COGS नहीं है। Next, under Ind AS 1, how often should financial statement be prepared? एटलीस्ट एनुअली, आपको कम से कम एनुअली तो बनाना ही होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज, ये हमेशा मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग के तौर पे देखा जाता है। डैश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच यूज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नो डाउट अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज to maintain the accounting records, no. To know the amount due from customers and suppliers, no. To ascertain, analyze and interpret the results of business operation. Management accounting का काम यही होता है। The purpose of management accounting is to help dash make decision. Managers को help करता है कि वो decision ले सके। गुडविल बेसिकली किस तरह का असेट है? इंटेंजिबल एसेट, जो कि बिजनेस में होता तो है बट ना आप उसको देख सकते हो ना टच कर सकते हो। सैलरी इज वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मेनली डील्स विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, CFO, क्योंकि फाइनेंशियल की बात की है तो बट ऑफ ए CFO ही इसे डील करता है। डैश इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल एस्पेक्ट्स है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी ये किसके थ्रू गवर्नड होती है? लोकल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी तो फिलहाल दोनों ही चल रहा है, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, डैश आर द बेसिस ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग, सेल्स वॉल्यूम, करेक्ट आंसर होगा D, A and B बोथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बाय ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द, ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किस पे होता है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा, रेलेवेंसी ऑफ डेटा, सब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा A, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा। The annual reports are to be prepared and published for circulation among the external end users.
कौन कौन से एक्सटर्नल एंड यूजर्स, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, एज वेल एज क्रेडिटर्स हैं। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सबसे पहले कब कॉइंड हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये किसने कॉइन किया था? जेम्स एच ब्लिस ने। नेक्स्ट, डिसीजंस रिगार्डिंग यूसेज ऑफ मटेरियल काइंड एंड चेंजेस इन प्लांट प्रोसेसिंग ये बेसिकली किसका पार्ट है? कॉस्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि मटेरियल की बात करें जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि किस पे बेस्ड है? डेस्टिनेशन पे। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ये कौन डिसाइड करता है? ये हमेशा इन्वेस्टमेंट मार्केट्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स या रिस्पेक्टिव कंपनीज, जो भी मार्केट है उसी के थ्रू ये डिसाइड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। CAPM ये इसका फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और ये हमने अपने FM के क्लास में बताया भी था। फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड आइटम्स विच आर फाइनेंशियल एसेट्स, मशीन्स फाइनेंशियल एसेट नहीं है, बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है। करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम मार्जिनल इनकम भी बोलते हैं। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट ये किसको रिफर करता है? एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट? नो, बजटेड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। अ डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। नेक्स्ट, which of the following statements regarding graphs of fixed and variable cost is true? Variable cost can be represented by a straight line where costs are the same for each data point. Fixed cost can be represented by a straight line starting at the origin and continuing through each data point. Fixed cost are zero when production is equal to zero. नो डाउट अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन की कि अगर प्रोडक्शन जीरो है तो कॉस्ट क्या होगा? बट ऑफ जीरो होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अ डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट जो कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ट्रेसेबिलिटी। नेक्स्ट, बैड डेट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, बैड डेट अमाउंट कहाँ क्रेडिट होता है? डेटर्स अकाउंट में। नेक्स्ट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को तो रेंट टू कैश। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कैश अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी एन असेट, किसको हम असेट की तरह ट्रीट नहीं करते? रिटेन्ड अर्निंग, कैश, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल, इन तीनों को तो ट्रीट करते बट रिटेन्ड अर्निंग को नहीं करते। अ रेवेन्यू दैट इज कलेक्टेड बिफोर इट हैज बीन अर्नड इज कॉल्ड अनअर्नड रेवेन्यू। इन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन डाला हुआ है। असेट शुड बी वैल्यूड एट द प्राइस पेड टू अक्वायर देम, और ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे? कॉस्ट कंसेप्ट पे। A change in an individual's behavior prompted by information and experience refers to which one of the following concept? Learning, role selection, perception, motivation. A change in an individual's behavior. ये basically कौन से concept को follow करता है? Learning. Most stands for, most का full form है mission, objectives, strategies and tactics. Correct answer होगा B. फंक्शनल मैनेजर्स ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी टू द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, सब यूनिट्स, फॉर ऑब्टेनिंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। करेक्ट आंसर होगा कि जो फंक्शनल मैनेजर हैं वो एक एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये किसके साथ स्टार्ट होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफिकल्टी, जैसे डिफिकल्टी पता चलेगी तब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जहाँ देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹1500 वो सोल्ड फॉर ₹600 एंड न्यू फर्नीचर ऑफ ₹1000 वॉज परचेस्ड एंड कार्टेज ऑफ ₹25 पेड। व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसमें आपने आज की डेट पे खर्चा किया है बट इसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है। तो नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे असेट खरीद रहे हैं, जो न्यू फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि असेट आप आज परचेज करते हो, आज आपका खर्चा होता है बट बेनिफिट बहुत सालों तक मिलता है। तो जो आपका न्यू फर्नीचर है वो तो 1000 का है, प्लस उस पर ₹25 का आपने कार्टेज भी पे किया है। तो ओवरऑल 1250 क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये सब तो टॉपिक बहुत ईजी है, हमने पहले पढ़ा हुआ है बीकॉम में तो हमें याद होगा, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, इसमें हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, इसलिए हमने इस पर अलग से एक सेशन अपलोड किया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट,
Loss caused by theft of a cash by cashier during business hours is a loss of revenue nature, capital nature, deferred revenue nature, liability. अब देखो ये जो लॉस बाय थेफ्ट है ये बेसिकली हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड दिखा देते हैं. तो जो भी चीज़ आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे हो नो डाउट वो किस नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का. और ये हमने उस कॉन्सेप्ट सेशन में बताया जहाँ हमने कैपिटल एज वेल एज जब हमने कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू के बीच में डिस्कशन किया था. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, Vivek started business with a capital of 20,000 and purchased goods worth rupees 2,000 on credit. These transactions may be expressed in the form of an accounting equation such as, अब देखो सिंपली हमारा जो इक्वेशन है वो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट. कैपिटल हमारा 20,000 है और जब आप गुड्स खरीद रहे हो तो नो डाउट आपके पास असेट आया इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, बट आप क्रेडिट पे परचेज करो तो क्रेडिटर भी आया, तो ये 2,000 हो गया इज इक्वल टू असेट कितना होगा 22,000, क्योंकि यहाँ पे ये असेट तो दिख ही रहा है 2,000 का जो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक है. और जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैपिटल से तो एंट्री क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल, और कैश क्या है, असेट है. क्लियर. तो 20,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 22,000, ये करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारे पास ऑप्शन 1 में दिया है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, लीफो इन्वेंट्री मेथड वॉज यूज्ड इन ईयर 1, फीफो इन ईयर 2 एंड वेटेड एवरेज इन ईयर 3. विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड. हम देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना होता है. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही बोलता है कि आपको हर ईयर अपने मेथड्स को कंसिस्टेंट रखना चाहिए. इससे क्या होता है ना कि जब आप ट्रेडिंग पीएल की बात करो या बैलेंस शीट की बात करो तो उसको बहुत ही ईजिली हम कंपेयर कर पाते हैं. क्लियर. अब ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, कन्वेंशंस हैं, हमने इस पर भी डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कंसिस्टेंसी. वॉयलेटेड मतलब तोड़ना. नेक्स्ट, बैंक लोन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. क्यों? क्योंकि जब भी बैंक लोन अकाउंट होता है तो किसी के नाम से होता है. जैसे मेरे नाम से अकाउंट होगा ना, तो मेरे नाम से अगर कोई अकाउंट है तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, एन इनवॉइस ऑफ रुपीज़ 560 इज एंटर्ड इन द सेल्स बुक रुपीज़ 650. द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 21,240 अज्यूमिंग नो अदर क्रेडिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस. अब देखो इस क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि इनवॉइस जो मतलब आपने सेल किया है वो कितने का किया है, 560 का, पर वो बुक में एंटर कितना हुआ है, सेल्स बुक में 650. तो जो कस्टमर का अकाउंट होगा उसमें आपने जब एंट्री की तो यहाँ क्या किया, टू सेल्स. तो कस्टमर के अकाउंट में जो डेबिट हो रहा है वो 650 से हो रहा है, बल्कि होना कितने से था, 560 से. तो यहाँ देखो 90 एक्सेस डेबिट हुआ है इन द बुक्स ऑफ कस्टमर. क्लियर. और डेबिट बैलेंस कितना है, 21,240. तो नो डाउट जो क्रेडिट बैलेंस रहा होगा करेक्ट वो कितना होगा, -90. नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट इज यूज टू रेक्टिफाई दोज एरर्स विच हैव बीन लोकेटेड. तो नो डाउट अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट की बात करें तो ये हमें कहाँ हेल्प करता है, ट्रायल बैलेंस में. क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो उस टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, सस्पेंस अकाउंट. तो करेक्ट आंसर होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ क्लब. अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर परचेज दिया है, हमारे पास स्टॉक गुड्स सोल्ड एज स्क्रैप दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने कितना स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड किया है. अच्छा, क्वेश्चन में हमसे बोला है द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम यही दिखाएंगे कि कितना ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड हुआ है. तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 80,000 माइनस 30,000. अच्छा, अब यहाँ देखो स्क्रैप दिया हुआ है 500 का, तो ये भी माइनस होगा. क्यों माइनस होगा, क्योंकि सेल हो रहा है ना. क्लियर. तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंस को कम कर देगा. तो इससे जो कैलकुलेशन करने पे वैल्यू आएगी वो आएगी 69,500, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. ये 69,000 नहीं, ये 69,500. और करेक्ट आंसर क्या होगा, 69,500. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब देखो अगर हम लोग कैपिटल रिजर्व की बात करें तो ए बी डी ये तो कैपिटल रिजर्व है, बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये कैपिटल रिजर्व नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, चेतन स्टार्ट्स अ बिजनेस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अपॉइंट्स केतन एज अ मैनेजर ऑफ द बिजनेस. चेतन used Ketan's name in the title of the firm with Ketan's permission. The firm is carried on under the name Chetan, Ketan and Company. Here Ketan is treated as, अब देखो आपने उसके प्रेजेंस में जब उसका नाम यूज़ किया है तो सिंपली ये क्या है, पार्टनर बाय स्टॉपल.
और स्टॉपल में यही चीज़ बोला था कि ठीक है आपकी प्रेजेंस में आपका नाम यूज़ किया जा रहा है तो बाद में आप भी लायबल होगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ऑप्शन देखते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, सब पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। करेक्ट आंसर होगा बी, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। Next, X and Y are partners who share net income in the ratio of 4:3 respectively and have capital balances of 10,000, 8,000 respectively. अब Z एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए और वो 6,000 कैपिटल ला रहा है, 4,200 गुडविल ला रहा है। द न्यू कैपिटल बैलेंसेज ऑफ X, Y, Z रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ सिंपली देखो हम लोग को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बना लेना है। तो कैपिटल अकाउंट नो डाउट सबको बनाने आता होगा, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। X का ओपनिंग कैपिटल है 10,000, हम सिर्फ डायरेक्ट लिख रहे हैं, और Y का 8,000 है। Z ने कितना कैपिटल लाया, 6,000, और Z जो गुडविल ला रहा है नो डाउट, क्योंकि एडमिशन की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये 4,200 डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन X एंड Y। क्लियर? अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो पहले आपको कैलकुलेट करना होगा Z के शेयर की हेल्प से, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर पाओगे टोटल कैपिटल ऑफ XYZ। हमने जब न्यू शेयर निकाला ना तो न्यू शेयर आएगा 4:3:1, एंड जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो वो आएगा 4:3। अभी हम बाद में इसको कैलकुलेट करके भी बता देंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो अब इस 4,200 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 4:3, और 4:3 पे डिस्ट्रीब्यूट करने पे X को मिलेगा 2,400 और Y को मिलेगा 1,800। क्लियर? तो देखो X का जो टोटल अमाउंट है वो है 12,400, Y का है 9,800 और Z का है 6,000, जो कि देख लेते हैं गिवन ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर है डी, 12,400, 9,800 एंड 6,000। नो डाउट इसके लिए आपका पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना आएगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, हम इसको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अकाउंट रियलाइज फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड असेट इज क्रेडिटेड टू। कह रहा है अगर अकाउंट रियलाइज हो रहा है अनरिकॉर्डेड असेट से तो उसको हम कहाँ डालते हैं, सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है और असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें जाती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट, Ram and Rahim are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. They admit Lias and the new profit sharing ratio is 4:2:1. The sacrificing ratio will be, देखो sacrificing ratio सिंपली क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? और हमसे क्वेश्चन में पूछा है राम, रहीम और इलियास बाद में ऐड हो रहा है, तो राम का रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो है 5/8 और न्यू रेशियो कितना है 4/7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 56। तो राम का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3/56। ऐसे रहीम का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रहीम का ओल्ड रेशियो है 3/8 ये रहा, और न्यू रेशियो कितना है 2/7। ये हो जाएगा 21 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 56, और हम कह सकते हैं 5/56। तो उसका था 3/56, इसका है 5/56। सिंपली आंसर कितना हो जाएगा 3:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर CRR। किसके लिए अवेलेबल होगा, रिडम्पशन एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, Monica Limited purchased land and building worth rupees 28,80,000 and in lieu issued debentures of 100 each at a discount of 4%. What is the number of debentures issued? अब देखो भले 100 रुपये का डिबेंचर है पर आपने 4% डिस्काउंट पे इशू किया है तो सीधे सीधे 96 रुपीज़ पे इशू किया है, और आपको कितना पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है 28,80,000 का। तो 28,80,000 अगर आपको पेमेंट करना है और एक डिबेंचर 96 का है, तो ओवरऑल जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 30,000 डिबेंचर्स आएंगे। मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कितना इशू करना होगा 30,000। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। करेक्ट आंसर होगा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का जो भी बैलेंस होता है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट,
Unclaimed dividends is shown on the liability side of the balance sheet under the heading of unclaimed dividend है. No doubt current ईयर में अगर वो अनक्लेम्ड है तो नेक्स्ट ईयर तो उसका पेमेंट हो ही जाएगा. इसको हम कहाँ दिखाते हैं? करंट लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो ओनली फॉर अ 1 ईयर होगी. नेक्स्ट, द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो इज क्विक रेशियो. अब बहुत जल्दी ना हम फाइनेंस पे बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे क्लासेस अपलोड करेंगे, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो HPU हो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ना टॉपिक बहुत रेलेवेंट है. नेक्स्ट, costs that are not relevant in calculating the financial impact of future decisions and are irrevocable in a given situation may be known as sunk cost. क्योंकि sunk cost एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमने पास्ट में इनकर की और अब हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं कहीं भी डिसीजन लेने के लिए. नेक्स्ट, डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ. अब देखो, डेट हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट होता है ना, उस पर टैक्स की हमें डिडक्टेबिलिटी मिलती है. ऑप्शन देखते हैं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स नॉट पेबल टू लेंडर्स. करेक्ट आंसर होगा सी. और ये जब हम FM की क्लास अपलोड करेंगे, वैसे हमने लास्ट ईयर भी FM की क्लास अपलोड की थी, बट इस बार हम थोड़ा और डिटेल में सेशंस अपलोड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस? एक्सपेंशन प्रोग्राम है, इन्वेंट्री लेवल, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, मर्जर. करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है. कैपिटल बजटिंग मतलब जहां हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट? सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां ना आपका कोई बेनिफिट है, मतलब ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई लॉस है. तो सिंपली अगर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल होगा तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 0. क्लियर? तो यही तो ब्रेक इवन पॉइंट बताता है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड कंपोजिट फंड, स्पेसिफिक कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और सिंपल एवरेज कॉस्ट. करेक्ट आंसर होगा बी, कंपोजिट कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह सब पे हमने लास्ट ईयर डिटेल सेशंस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज नोटिफाइड ऑन. इसकी जो डेट थी वो थी 30 अगस्त 2013, जो कि ऑप्शन डी में दिया है. नेक्स्ट, विच एक्ट इन इंडिया फोकसेज ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? IT अमेंडमेंट एक्ट 2008. Next, a company comes into existence only after its promotion, formation, registration, operation. Correct answer होगा C, registration. Next, who stated that every agreement and promise enforceable at law is a contract? David M. Walker, Sir Pollock, Sir Salmon, Sir William Anson. Correct answer होगा B, Sir Pollock. अब देखो, अगर हम लोग बात करें बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो उसमें भी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ऑलरेडी क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है. आफ्टर दैट हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप पे भी डिस्कशन करेंगे, तो वो MCQs आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज आर नॉट अवेलेबल टू बायर फॉर ब्रीच ऑफ अ वारंटी बाय द सेलर? देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है. बायर कैन क्लेम डैमेजेस, ये तो कर सकता है. बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं. आप अगर वारंटी तोड़ रहे हैं, मतलब सिंपली देखो होता क्या है कि 2 चीज़ होती है, एक होता है कंडीशन, एक होता है वारंटी. अगर किसी ने कंडीशन तोड़ी तब तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, बट अगर वारंटी तोड़ी तो सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द फर्स्ट अथॉरिटी बिफोर whom a complaint may be filed by a consumer as per the Consumer Protection Act 1986 is District Forum. Next, according to Section 2, Subsection 7 of the Sales of Goods Act 1930, which of the following has not been included in the term goods? Food served in a hotel, foreign currency, goodwill, decree of court. करेक्ट आंसर होगा ए, फूड सर्व्ड इन अ होटल. इसको हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट, when certain circumstances compel a person to act as an agent for another without his express authority, this type of agency is known as agency by estoppel, agency by implied authority, agency by necessity, agency by holding out. अब देखो, एक्सप्रेस तो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट कुछ ऐसे circumstances, मतलब कुछ ऐसे
सिचुएशंस होते हैं जिसमें आपको कंपेल किया जाता है, मतलब आपको बोला जाता है, आपको फोर्स किया जाता है एक तरह से कि आप एजेंट बनो, तो ये इसके लिए आंसर होगा एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट। कासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां दोनों पार्टी का इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बट स्टिल उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है। लेट्स से अमेजन ने एक पार्सल दिया और उस पार्सल के लिए पेमेंट बी ने किया था, बट गलती से अमेजन ने ए को डिलीवर कर दिया। ए ने बिना बताए उसको यूज़ भी कर लिया। अब जब बी ने कंप्लेन किया अमेजन के पास कि आपने मेरा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया है, तो अब इस केस में अमेजन क्या करेगा कि वो गुड्स तो डिलीवर कर देगा बी के पास, बट वो ए के पास जाएगा और कहेगा कि जिस चीज़ का आपने पेमेंट नहीं किया उस चीज़ के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या, एज पर लॉ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो, ना अमेजन ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, ना ए अमेजन के साथ करना चाहता था, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा कासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इन सब पे वैसे तो हम डिटेल डिस्कशन कर ही रहे हैं, जो हमने लॉ की क्लास अपलोड करनी स्टार्ट की है एमसीक्यूज की, वहाँ लिखा है कासी कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज गिव्स राइज टू राइट इन पर्सोनम नॉट इन रेम। इट इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट। इट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि अग्रीमेंट तो होगा ही नहीं, कासी कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे तो दोनों पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेलमेंट। क्लॉक रूम, पोस्ट ऑफिस, डिपॉजिट विद बैंक, फेयर प्राइस शॉप। डिपॉजिट विद बैंक ये बेलमेंट नहीं है। नेक्स्ट, Balu, Lalu and Kalu are partners in a firm. They admit Malu as a minor partner to the benefit of partnership. Within 6 months of his attaining majority, he fails to give a public notice of his intention that he has become a full-fledged partner. On the other hand, all other partners refuse to take him as a partner. In this case, which of the following statement is correct? अब देखो यहाँ लिखा है Malu is not liable as a partner. Malu can become a partner. Public notice is not essential for a minor partner on attaining majority. A suit may be filed by other partners for dissolution of the firm. नो डाउट जो मालू है वो पार्टनर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप माइनर पार्टनर होते हो तब तक तो ठीक है, बट जब आप मेजर में कन्वर्ट हो जाते हो और आप अगर एज अ पार्टनर उसको ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आपको पब्लिक नोटिस देना होता है। भले आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, बट स्टिल आप क्या माने जाओगे? पार्टनर माने जाओगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैन एन ऑडिटर सबमिट? क्वालिफाइड। नेक्स्ट, a auditor is like a watchdog. Next, in India, the Consumer Protection Act 1986, that is COPRA, was passed on 5th of December 1985. Next, the previous year for the assessment year 14-15 is 2013-14. और देखो हमने इनकम टैक्स पे भी क्लास अपलोड किया जहाँ हमने बहुत शॉर्ट में सिर्फ वो टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं कवर की तो क्लास ज़रूर कर लेना, हम उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, द ऑडिट रिस्क मे एग्जिस्ट वाइल वेरीफाइंग वेरियस आइटम्स ऑफ कैश बुक, आइटम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, स्केल-अप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन implies that all subordinates have only one superior. Line of authority इज डिफाइंड क्लियरली। करेक्ट आंसर होगा बी। आप देखो इन सब टॉपिक पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उन पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। बस ये है कि वो सीएमए की एक क्लास हमने अपलोड की थी, वहाँ मेंशन किया था, तो वो क्लास भी आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है और वो भी हमने ऐड की हुई है प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट, इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट आउटकम, एडवांसमेंट, अवार्ड, अकाउंटिंग। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि सिंपली हमसे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेंसी के बारे में पूछा था और एक्सपेक्टेंसी किसको डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट आउटकम। नेक्स्ट, हु इज अ डेवलपर ऑफ टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? करेक्ट आंसर होगा ए, हर्जबर्ग। ये सब क्वेश्चन साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज लाइन डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लान और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्लान। करेक्ट आंसर होगा डी, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट, PIP test seeks to measure IQ, personality, interest, preferences, preferred investment plan और quality of product. करेक्ट आंसर होगा बी, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस। अब देखो ये जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट से टॉपिक है ना रिलेटेड, इस पे भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं। उसकी PDF भी अपलोड कर देंगे सो दैट आपको कहीं पे भी कुछ नोटिंग की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज नॉट गिवन बाय फ्योल? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट है,
स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी है, बट स्टैंडर्डाइजेशन ये फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, न्यू क्लासिकल थ्योरी टाइम पीरियड इज 1930 to 50। जो लर्न करने वाला है उसका हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट, विच आर द मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल्स? मेरिट, जॉब डिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनलार्जमेंट। करेक्ट आंसर होगा सी, जॉब इवैल्यूएशन, क्योंकि जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तभी तो उनको अलग अलग बेसिस पे पेमेंट करेंगे। जो जितना अच्छा काम करेगा, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, उसको उतना ज़्यादा पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट, Reserve Bank of India is an extension wing of Ministry of Finance, Government of India? No. A body corporate having perpetual succession and a common seal? Yes. Correct answer होगा B. Next, bureaucratic models were given by Max Weber. Next, the shop management was given by F.W. Taylor. अब ये सब साथ ही साथ लर्न करते जाना। Next, business ethics is related with the test of values or social values. Who said it? Peter F. Drucker. Which of the following functions is known as the essence of management? Essence की बात किया तो coordination और coordinating। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एग्जाम में पूछते हैं। अब कई बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर भी बन जाता है और कई बार इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो डिपेंड करता है, आपको सब कुछ लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, अ कोड ऑफ एथिक्स स्पेसिफाइज द रूल ऑफ सेलिंग, रूल ऑफ सेल्स प्रमोशन, टारगेट। करेक्ट आंसर होगा डी, एथिकल रूल्स ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ईच पर्सन्स ऑथॉरिटी इज क्लियरली डिफाइंड, एवरी सबऑर्डिनेट हैज वन सुपीरियर, अ मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली a लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये सब क्वेश्चन हमने जब बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज अपलोड किए थे तो वहाँ डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, TQM's major emphasis is on company profitability, product quality। नो डाउट यहाँ पे हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट की ही बात करते हैं। नेक्स्ट, इन मार्केटिंग मिक्स विच 4 P's आर कवर्ड? पीस की बात करें तो पहला है प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्रमोशन, देन प्लेस, जो कि देखो गिवन ऑप्शन 1 में दिया है। नेक्स्ट, which is not a part of promotional media? Cost, publication, printing, broadcasting, out of home। करेक्ट आंसर होगा ए, बाकी 3 प्रमोशनल मीडिया का पार्ट है। नेक्स्ट, डिविडेंड इज इनकम ऑफ द नो डाउट शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिंक टू मैनेजरियल प्लानिंग, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब जहाँ आप अपना काम किसी और को देते हो, सिर्फ अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट कंट्रोल, क्योंकि ये बेसिकली किस में होता है? बिजनेस मैनेजमेंट में। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ selection of right candidate, developing a pool of potential employees, inviting application for jobs, arranging walk-ins। अब रिक्रूटमेंट की बात हो रहा है, यहाँ भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो रिक्रूटमेंट हम लोग इसलिए अनाउंस करते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ सके। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द 7-point प्लान फॉर टेकिंग द बेस्ट इंटरव्यू मेथड? करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोफेसर ए रोजर्स। अब जो लर्न करने वाला है इसलिए हमने बताया, पहले हम डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मेयो। नेक्स्ट, which of the following techniques of performance appraisal is least susceptible to personal bias? 360-degree appraisal system, forced choice method, ranking method, checklist। करेक्ट आंसर होगा ए। ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? डेफिसिट फाइनेंसिंग, SLR है मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट, देन CRR भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, लीज फायर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन नो डाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सोसाइटी, क्योंकि लीज फायर का मतलब सिंपली होता है कि जो कस्टमर बोलेगा हम वही बना के बेचेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी resolution was issued in 1948. Next, if price of any commodity decreased by 20% and the demand for that commodity increased by 40%, the elasticity of demand would be, देखो प्राइस 20% से डिक्रीज हुआ बट जो हमारा डिमांड है वो 40% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब इससे प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो नो डाउट ED क्या होगा? ग्रेटर देन 1, दैट इज
हाईली इलास्टिक, करेक्ट आंसर होगा डी। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनफैक्ट ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए ना हमने इसका एक डिटेल सेशन भी अपलोड किया हुआ है। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं किया तो वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना। देन नेक्स्ट, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट विद द बजट लाइन। सिंपली जहाँ पे बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व बेसिकली टैंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस बजट लाइन पे, तो उस केस में कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे। ऑप्शन देखते हैं, इज बिलो एन इंडिफरेंस कर्व, इज अबव एन इंडिफरेंस कर्व, इज टैंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नो, लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही आप अर्न कर सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट इनएफिशिएंट फर्म्स भी होता है, प्रोडक्ट होमोजेनिटी ये इसका फीचर नहीं है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस होता है प्रोडक्ट, ना कि होमोजीनियस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म विटनेस किंग डिमांड कर्व, नो डाउट ओलिगोपोली फर्म। नेक्स्ट, which of the following economies accrue all the firms in an industry? Economies of concentration. Two conditions are required to be there for the equilibrium under monopoly. These are, पहला तो MR MC के बराबर होगा और दूसरा MC कर्व हमेशा कट करेगा MR को फ्रॉम बिलो, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ फर्म अकर्स व्हेन इट्स, जहाँ कोई प्रॉफिट ना हो, जहाँ कोई लॉस ना हो, ना तो फायदा हो ना नुकसान हो। क्लियर? तो ये तभी हो सकता है जब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट के, जितना अर्न किया उतना ही खर्चा भी किया। इफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन ऑफ एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन द सैंपल इज इक्वल, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट, द हेवी इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी ऑफ द महालनोबिस मॉडल वॉज इनिशिएटेड इन सेकेंड प्लान। Which of the following is not a restricted random sampling technique? Simple random sampling, इसमें बेसिकली किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनोवा वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर फिशर। चंक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, पैरामीटर रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस दैट asserts that there is no true difference in the sample and population in the particular matter under study is termed as null hypothesis, true hypothesis, alternate hypothesis, rejected hypothesis. Correct answer होगा A. Next, the coefficient value is always a ratio. Given the following test, chi square test, t test, f test, z test, the concept of degrees of freedom is associated with what is economic order quantity? EOQ कह रहा है, EOQ बेसिकली क्या है? EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली बताता है कि कितना ऑर्डर साइज हमें एक बार में करना है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। नेक्स्ट, व्हाट इज गेट हायरिंग? टू सेलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन देयर ओन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू सेलेक्ट पीपल हु आर रिकमेंडेड बाय द एम्प्लॉयज, टू सेलेक्ट पीपल फ्रॉम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, टू सेलेक्ट पीपल सप्लाइड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्टर। करेक्ट आंसर होगा ए।